नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कई दिनों से क्लास नहीं ली गई थी और आज इसको वापस से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम सिंधु के प्रमुख स्थल देखेंगे, इसके साथ सिंधु का कालक्रम देखेंगे और रेडियो कार्बन पद्धति क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे और ईसा पूर्व तथा ईस्वी में विभेद करेंगे कि ईसा पूर्व क्या होता है तथा ईस्वी क्या होती है और सिंधु का निर्माण देखेंगे, कौन निर्माता था, निर्माण कैसे हुआ। ये इन सभी जानकारियों पर चर्चा करते हुए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ में घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के पार्ट 3 को शुरू करते हैं। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं कहाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसीलिए मैंने एक तरफ स्थान लिखा है और एक तरफ स्थल लिखा है। इसका मतलब है कि एक तरफ तो स्थान आएंगे, मतलब देश का नाम आएगा, किस देश में कौन से स्थल है, और एक तरफ स्थल आएगा कि इस देश के सामने यह स्थल है। दोस्तों इसमें मैंने कुछ ट्रिक का प्रयोग किया है, तो दोस्तों आप देखिए और ट्रिकों के माध्यम से दोस्तों इन सभी स्थलों को याद कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफगान में कौन कौन से स्थल है उनको देखते हैं और अफगान के स्थलों को देखने के लिए एक ट्रिक अपनाई गई है। यह ट्रिक है मूसो जी अफगान गए। कहाँ गए मूसो जी? अफगान गए। तो अफगान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही स्थल माने जाते हैं जिसको मूसो जी अफगान के ट्रिक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो इसका प्रमुख स्थल है मुंडीगोक और सोर्तुगुई। अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 प्रमुख स्थल हैं मुंडीगोक और सोर्तुगुई। अब मूसो जी अफगान गए हुए थे, अब मूसो जी आ गए बलूचिस्तान में। कहाँ आ गए? बलूचिस्तान में। मूसो जी बलूचिस्तान में आकर आदमी जब सुबह सुबह उठता है तो पहला काम क्या करता है दोस्तों? तो सुबह सुबह आदमी उठकर कुल्ला करता है। तो मूसो जी बलूचिस्तान में आकर सुबह सुबह क्या करते थे? कुल्ला करते थे। तो मूसो जी ने कहा कि मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से। कहाँ से? मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर से। डाबर दोस्तों दंतमंजन होता है, इसी प्रकार से कई प्रकार के दंतमंजन आते हैं। तो दोस्तों बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं मेहरगढ़ है, मेसें, रासें, राना गुड़ई और शू से सूतकांगेडोर और शू से सोतका कोहो और कुल्ला से कुल्ला कुल्ली। दोस्तों यही अपने आप में बलूचिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल के रूप में जाने जाते हैं। और
ब्लू ब्लू से बालाकोट और डाबर से डाबरकोट। और दोस्तों इसमें का छूट गया था, का से क्वेटा घाटी। तो दोस्तों बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल माने जाते हैं मेहरगढ़, राना गुड़ई, सूतकांगे डोर, सोत का कोह, बालाकोट, कुल्ला कुल्ली, क्वेटा घाटी, डाबरकोट। बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मैंने बताए, यह दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। अब दोस्तों हम देखेंगे सिंध प्रांत पाकिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। सिंध पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिसकी ट्रिक हैं अली मोहन आ कोट पहनकर चनहूद डोजा। अली मोहन आ कोट पहनकर चनहूद डोजा। तो अली से याद रखिएगा अली मुराद, और मोहन से मोहन जोदड़ो, आ से आमरी, कोट से कोट दीजी और चनहूदड़ो से चनहूदड़ो। सिंध प्रांत पाकिस्तान के प्रमुख स्थलों को याद रखने के लिए ट्रिक हैं अली मोहन आ कोट पहनकर चनहूद डोजा। और इस ट्रिक के माध्यम से बनने वाले स्थल जो मैंने आपको बताएं। अब दोस्तों पाकिस्तान का पंजाब जो है इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखेंगे। किसका? पाकिस्तान का पंजाब। और इसके लिए ट्रिक को अपनाया गया है रहमान को जलील करा हड़प्पा जाकर इस्माइल। यह ट्रिक याद रख लीजिएगा, रहमान को जलील करा हड़प्पा जाकर इस्माइल। तो रहमान से रहमान ढेरी, जलील से जलीलपुर और हड़प्पा से हड़प्पा और इस्माइल से डेरा इस्माइल खान। इस्माइल से डेरा इस्माइल खान। अब दोस्तों पंजाब भारत का है, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखेंगे। तो इसकी ट्रिक है रोस आया चकदे फट्टे बाड़े में। क्या आया? रोस आया चकदे फट्टे बाड़े में। तो इसका क्या हुआ? रो से रोपड़, रो से रोपड़, सह से संघोल, चक चक से चक 86 और फट्टे बाड़े में मतलब बाड़ा। पंजाब प्रांत भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो मैंने बताए आपको, रोपड़ जिसे वर्तमान में रूपनगर भी कहा जाता है, संघोल, चक 86, बाड़ा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पंजाब प्रांत भारत में माने जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। और इसकी ट्रिक है कुणाल ने मीठी राब बनाई और भर। कुणाल ने मीठी राब बनाई और भर कर गया। कुणाल ने मीठी राब बनाई और भर। कुणाल से कुणाल, मीठी से मीठा थल और राब से राखी गढ़ी और बै से बनावली और भर से बर्राना। ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हरियाणा में माने गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं राजस्थान में इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। राजस्थान के लोग बांका, जिसमें एक सभ्यता है बालाथल,
और एक है कालीबंगा। कालीबंगा को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी प्रमुख राजधानी मानी गई है। बालाथल उदयपुर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। अब हम दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। इसकी ट्रिक जो है छोटी सी है, मजाकिया ट्रिक है दोस्तों। आ बहू घर चल, आ से आलमगीरपुर, ब से बड़ा गांव, हु से हुलास। उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल दोस्तों जो मैंने आपको बताए, याद कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। गुजरात। अब दोस्तों हम गुजरात के प्रमुख स्थल देखेंगे। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात में स्थल कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो इसकी ट्रिक है लो धोला रंगरो प्रभाव गुजरात से देखो। कहाँ से देखो? गुजरात से देखो। लो धोला रंगरो प्रभाव गुजरात से देखो, ये ट्रिक है इसकी। और दोस्तों सर्वाधिक स्थल जो हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो हमें गुजरात से ही मिले हैं। लो से लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी और प्रभासपतन, सुरकोटड़ा और देसलपुर, इतने स्थल हमें गुजरात से मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और हमें अब दोस्तों एक स्थल और रहता है बाकी, मांडा। मांडा हमें जम्मू कश्मीर से मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखे और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को कंप्लीट किया। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अब हम सिंधु का कालक्रम देखेंगे कि सिंधु किस काल में आई, इसकी अस्तित्व में रहने का काल क्या था, कितने समय के लिए अस्तित्व में रही, क्यों उजड़ गई, कैसे उजड़ गई। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एक ऐसा व्यक्ति था जो सिंधु का कार्यकारी निदेशक माना जाता था। और जॉन मार्शल यह बात कहता है कि सिंधु का जो कालक्रम है वह 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक है। यह बात जॉन मार्शल कहता है, परंतु इतनी प्रमाणिक नहीं हो पाती है जॉन मार्शल की बात। और राजस्थान माध्यमिक बोर्ड NCERT की पुस्तकें 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम मानती हैं। दोस्तों सबसे विश्वसनीय, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जाना जाने वाला, सबसे अधिक विश्वसनीय जिनका कालक्रम बताया गया है वो माना जाता है कार्बन रेडियो पद्धति C14 का। कार्बन रेडियो पद्धति C14, कार्बन रेडियो पद्धति C14 बताती हैं इसका कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। और कार्बन रेडियो पद्धति का जो उसने समर्थन किया है उनका नाम है DP अग्रवाल और रोमिला थापर। कार्बन रेडियो पद्धति C14 का जो समर्थन कर रहे हैं उन वैज्ञानिकों का नाम है DP अग्रवाल और रोमिला थापर। उन्होंने ही कार्बन रेडियो पद्धति का समर्थन करते हुए इसका कालक्रम जो है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक बताया है। और यही दोस्तों सबसे प्रमाणिक मत है।
अब देखते हैं दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति ये कैसे आयु का पता लगा लेती हैं, क्या है ये, इसकी खोज किसने की थी रेडियो कार्बन पद्धति की। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जैसी मेरे को पता है उसके आपको जानकारी बताता हूँ। रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति C14। दोस्तों इस पद्धति की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। क्या नाम है? बिलियर्ड्स एफ लिब्बी। दोस्तों यह नाम प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार अनेकों बार पूछा गया है। दोस्तों रेडियो कार्बन पद्धति की खोज करने वाले वैज्ञानिक बिलियर्ड्स एफ लिब्बी का नाम जरूर याद रख लीजिएगा। और दोस्तों ये किस प्रकार से आयु का पता लगाती हैं? कहते हैं दोस्तों संसार में शीशे को छोड़कर सभी वस्तुओं में 2 अणु पाए जाते हैं। शीशे को छोड़कर संसार में किसी भी वस्तु में 2 अणु पाए जाते हैं, जिसमें एक में होता है C12 और एक में होता है C14। एक होती है C12 और एक होता है C14। अगर सजीव अवस्था में है तो ये आयु का पता लगाती हैं। अगर मर्त अवस्था में है, अगर कोई वस्तु मर्त अवस्था में है तो C12 का जो मान है वह तो स्थिर रहता है, परंतु C14 का मान घट जाता है, ह्रास हो जाता है। दोस्तों यह आयु की गणना 5730 वर्ष बाद C14 की मात्रा घटकर आधी हो जाती हैं। यही इसका आयु गणना करने का एक लॉजिक है, यंत्र है। इसी के माध्यम से वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि C14 5730 वर्ष बाद अपनी आयु को आधा कर लेती हैं। C14 की मात्रा की कमी के कारण C14 की मात्रा की कमी के आधार पर पुरानी वस्तु का समय ज्ञात कर लिया जाता है। मात्रा की कमी के आधार पर पुरानी वस्तु का समय ज्ञात कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों ईसा पूर्व और ईसवी सन क्या होता है। ईसा पूर्व, ईसा पूर्व और ईसवी। दोस्तों सामान्यतः हम दोस्तों कहते हैं कि ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं को कहते हैं, और ईसवी ईसा पूर्व के जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको ईसवी कहते हैं। दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है कि ईसा पूर्व उसे कहते हैं जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल था, और ईसवी उसे कहते हैं जो ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं। हाँ, आपको बता दें इतिहास को क्रमबद्ध करने हेतु ईसा मसीह को आधार मानकर ही ये मतलब काल देखा जाता है। ईसा मसीह को बीच में रखा जाता है, इसको आधार माना जाता है। तो दोस्तों आपको एक उदाहरण के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिएगा यह ईसा मसीह है, बीच में बैठा है, इधर है BC और इधर है AD, इधर है ईसा पूर्व और इधर है ईसवी सन। ईसा पूर्व जो है यह इधर की ओर बढ़ता है, यह जितना इसके नज़दीक आएगा और इसको क्रॉस कर जाएगा तो यह ईसवी में आ जाएगा, और जितना भी इधर चला जाएगा यह BC में रहेगा, ईसा पूर्व में रहेगा। जिस प्रकार से 2020 से इधर चलते हैं तो 2019, 2018 इधर चलते हैं तो 2021, 2022, ये है सीधे क्रम में, ये घटते क्रम में। घटते क्रम में जो भी काल चलेगा वह ईसा पूर्व कहलाएगा,
और बढ़ते क्रम में जो भी काल चलेगा वह ईसवी सन कहलाएगा। तो दोस्तों यही है ईसा पूर्व और ईसवी सन। इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात तो है नहीं दोस्तों, तो आप आसानी से इसको रियलाइज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक मोटिवेशनल कोट दोस्तों जो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड, एन एजुकेटेड पर्सन इज रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है, एक निशिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान किया जाता है। शिक्षा सुंदरता व यौवन से भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल का चुनाव ज़रूर करें और दोस्तों सहयोग करें। आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं सिंधु के निर्माता कि सिंधु का निर्माण कैसे हुआ, सिंधु का निर्माण करने में किन किन का योगदान रहा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले तो हम यह बता दें आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तथा सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता होने के साथ साथ यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी गई है दोस्तों। और सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं और उन 4 प्रकार की प्रजातियों को याद रखने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग किया गया है जिससे आप अच्छी तरह से इन प्रजातियों को याद रख सकते हैं। तो यह ट्रिक है प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। प्र से प्रोटे ऑस्ट्रेलियाइड, भू से भूमध्य सागरीय, से आपका साइलेंट है, अल्प से अल्पाइन, मांगो से मंगोलियन। दोस्तों सर्वाधिक जो साक्ष्य हैं वो भूमध्य सागरीय लोगों के मिले हैं जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है और इन्हें ही सिंधु का निर्माता कहा जाता है दोस्तों। भूमध्य सागरीय लोगों जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है और इन्हीं द्रविड़ लोगों ने सिंधु का निर्माण किया था और यही दोस्तों सिंधु के निर्माता और निर्माणकारी लोगों में इनका योगदान काफ़ी रहा था दोस्तों। द्रविड़ लोगों की यह एक विशेष पहचान सिंधु में रह गई थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया था। दोस्तों जो हड़प्पा है इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था और हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और कहाँ की थी? इसकी खोज पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है इसके मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। और ये पाकिस्तान का पंजाब जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है वहाँ से रावी नदी निकलती हैं और रावी नदी के बाएं तट पर इस सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी दोस्तों।
और वर्तमान में जो मोंटगोमरी ज़िला है इसका नाम बदलकर साहिवाल रखा गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हड़प्पा का उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है दोस्तों खुदाई करना। हड़प्पा का उत्खनन। तो दोस्तों हड़प्पा का उत्खनन कुल 2 बार हुआ है। एक बार हुआ है 1926 में और एक बार हुआ है 1946 में। दोस्तों 1926 में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था और 1946 में मार्टिन विल्लर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। और इसका उत्खनन करते वक्त हड़प्पा में 2 टीले मिले और उसके बाद हड़प्पा नगर के 2 टीलों को विभाजित किया गया, उनकी अलग अलग विशेषताओं को देखा गया। इसमें 2 नगरों में एक को कहा जाता है पूर्वी टीला ईस्ट माउंटेन और एक को कहा जाता है पश्चिमी टीला वेस्ट माउंटेन। पूर्वी टीले को दोस्तों नगर टीला कहा जाता है जहाँ जनता निवास करती थी और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला कहा जाता है, वहाँ प्रशासनिक जो वर्ग होता था वह निवास करता था। और मार्टिन विल्लर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है दोस्तों। मार्टिन विल्लर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है। अब दोस्तों हड़प्पा के किनारे रावी नदी बहती थी जिसे प्राचीन काल में पुरुषनी नदी भी कहा जाता था। और एक तरफ है इसके दुर्ग टीला, यह दोस्तों इधर जो है यह है दुर्ग टीला। और इस दुर्ग टीले में क्या क्या थे, कौन से लोग निवास करते थे, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसमें 6 पंक्ति में 12 धान्य कोठार बने हुए थे, मतलब अनाज रखने के 12 कोठे, धान रखने के 12 कमरे बने हुए थे 6 की पंक्तियों में। और इस धान्य कोठारों से हमें जिस अनाज के प्रमाण मिले हैं उस अनाज का नाम है गेहूं, जौ और सिर्फ 2 ही अनाज के साक्ष्य मिलते हैं इस धान्य कोठार हड़प्पा सभ्यता के। गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और इसके जस्ट पास में ही श्रमिकों का आवास होता था और इसके जस्ट पास में मजदूर लोग थे, उनके बैरक बने हुए थे, मजदूर लोग वहाँ पर निवास करते थे। और बीच में प्रशासनिक भवन होता था, मतलब जितनी भी पुलिस कार्यवाही होती थी प्रशासनिक भवन था वो दुर्ग टीला से होती थी। और इसके पास ही एक गोल चबूतरा बना दिया जाता था और यह गोल चबूतरा ईंटों का बना हुआ था और इसके अंदर महिलाएं बैठकर अनाज साफ किया करती थी। महिलाएं इस गोल चबूतरे के ऊपर बैठकर अनाज साफ किया करती थी और इस गोल चबूतरे को एक सीढ़ी के माध्यम से जोड़ा जाता था जिस पर चढ़ने के लिए वो सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। और अब बात करते हैं दोस्तों हम नगर टीले की, जिसे पूर्वी टीला भी कहा जाता है। दोस्तों नगर टीला जो है जिसे पूर्वी टीला कहा जाता है यह इस प्रकार से था। ये बीच में सड़क गुजरती थी और ये कमरे थे, इन कमरों के मुंह सड़क की ओर खुलते थे इस प्रकार से ये कमरों के मुंह सड़क की तरफ खुलते थे। और हड़प्पा सभ्यता से हमें नगर टीले के पास से कब्रिस्तान एच मिला है, वो और एक तरफ हमें कब्रिस्तान R37 मिला है। दोस्तों ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया भी कहा जाता है।
ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया भी कहा जाता है दोस्तों। अब एक तरफ हमने लिख दिए हैं दुर्ग टीले से मिलने वाले साक्ष्य और एक तरफ नगर टीले से मिलने वाले साक्ष्य। दुर्ग टीले से मिलने वाले साक्ष्य, यहाँ से दोस्तों नदी के पेटे से नाव के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर नदी में चलती हुई नावों के भी हमें साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर नावों का प्रयोग किया जाता था। और 12 अन्नागार मिले हैं, धान्य कोठार मिले हैं जहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं 12 अन्नागारों से। और मजदूरों के बैरक मिले हैं, श्रमिकों के आवास मिले हैं, इसके साथ साथ प्रशासनिक भवन मिले हैं। और एक नोट लगाकर बात लिखी गई है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से वृद्ध स्नानागार मिले हैं, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले से वृद्ध स्नानागार मिला है। अब देखते हैं दोस्तों नगर टीले से हमें क्या क्या जानकारी मिली है। नगर टीले में मकानों के दरवाजे थे वो दोस्तों एक दूसरे के आमने सामने खुलते थे। गलियों में मकानों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने गलियों में खुलते थे। दोस्तों संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। और नगर टीले के दक्षिणी भाग में कब्र 837 मिली हैं तथा कब्रिस्तान एच हड़प्पा लिपि के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो आगे की नेक्स्ट वीडियो पर आपको आगे पढ़ाया जाएगा और सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ और जानकारियों से आपको अवगत कराया जाएगा। दोस्तों मैं भी सीखता हूँ, आप भी सीखते हो, तो इसमें किसी बात का घमंड नहीं है। दोस्तों अगर किसी भी प्रश्न में कोई या किसी भी पॉइंट में अगर बताने में गलती हुई है तो दोस्तों क्षमा करें, माफ़ करें दोस्तों, और उस गलती को कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं, जिससे दोस्तों पता लगे कि मैंने यहाँ पर गलती की है और इसको आगे की वीडियो में सुधारा जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।